नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में अभी ट्रॉपिकल सिस्टम बना हुआ है, वह सिस्टम अब भारत के क्षेत्रों की तरफ जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, उसके अनुसार उस सिस्टम का लैंडफॉल भारत के किन क्षेत्रों पर होने की संभावनाएं हैं और उस चक्रवाती तूफान की किस प्रकार श्रेणी रहेगी, यानी कि वह सिस्टम सीवियर साइक्लोन रहेगा या फिर वेरी सीवियर साइक्लोन बनेगा, और उसके बाद वह सिस्टम भारत से टकराकर किन राज्यों की तरफ अपना रुख करेगा। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। उस चक्रवाती तूफान को लेकर काफ़ी विस्तार पूर्वक जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा अरब सागर में जो अभी सिस्टम बना हुआ है और आने वाले नवंबर माह के दौरान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कब सिस्टम का फॉर्मेशन होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं और उन सिस्टम की श्रेणी किस प्रकार रह सकती है। और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अगले 24 से 48 घंटों के दौरान आने वाला है, उस पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत के किन राज्यों पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, उनका प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियों के रूप में देखने को मिलेगा। इन सब के बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। फिलहाल आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 23 अक्टूबर से 6 नवंबर के लिए। तो इसमें बंगाल की खाड़ी में अभी एक सिस्टम बना हुआ है, जिसकी स्थिति की बात की जाए तो जब यह वीडियो बनाया जा रहा है द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा, तो उस सिस्टम की श्रेणी अभी डीप डिप्रेशन की है। और जब आप लोग यह वीडियो देख रहे होंगे, उस समय तक यह एक चक्रवाती तूफान का रूप ले चुका होगा यह सिस्टम। और अब यह सिस्टम 23 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवाती तूफान का रूप लेकर 23 अक्टूबर की रात्रि से 24 अक्टूबर की सुबह के बीच एक सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी कि भीषण चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। और उसके बाद यह सिस्टम भारत के क्षेत्रों की तरफ काफ़ी नज़दीक आता जाएगा और यह सिस्टम 24 अक्टूबर की मध्य रात्रि के आसपास से लगाकर 25 अक्टूबर की दोपहर के बीच कभी भी भारत के ओडिशा के क्षेत्रों में इस सिस्टम के लैंडफॉल करने की संभावनाएं रहेंगी। और ओडिशा के क्षेत्रों में भी इस चक्रवाती तूफान के लैंडफॉल करने की संभावनाएं पारादीप से बालासोर के बीच नज़र आ रही है, जो कि दक्षिण पूर्वी ओडिशा के इलाके हैं। और उसमें भी इस सिस्टम के चंदबाली के आसपास के क्षेत्रों पर लैंडफॉल करने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि यह सिस्टम ओडिशा और उससे सटे पश्चिम बंगाल के दक्षिणी इलाकों के आसपास ही लैंडफॉल करेगा। विशेषकर ओडिशा में इस सिस्टम का लैंडफॉल एज अ सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने की संभावना है। फिलहाल ऑफिशियल अपडेट्स इस सिस्टम के सीवियर साइक्लोन को लेकर ही है। हो सकता है यह कुछ समय के लिए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म भी बन जाए, लेकिन अभी इस सिस्टम की श्रेणी सीवियर साइक्लोन तक जाने की ही संभावनाएं ज़्यादा है। और जैसे जब यह सिस्टम लैंडफॉल करेगा ओडिशा के क्षेत्रों में लगभग 24 अक्टूबर की मध्य रात्रि के आसपास से 25 अक्टूबर की दोपहर के बीच, तो उस दौरान जो ओडिशा के भुवनेश्वर के दक्षिणी भाग होंगे, इसके अलावा पुरी, पारादीप, बालासोर, भद्रक और केंदापड़ा के आसपास के इलाके चंदबाली से लगाकर तूफानी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। लगभग 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है इन क्षेत्रों के आसपास, और हवाओं के झोंके लगभग 125 किलोमीटर से 135 किलोमीटर तक देखने को मिल सकते हैं, यानी कि काफ़ी तीव्र हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, जिसकी वजह से कच्चे मकानों, पेड़, बिजली के पोलों को नुकसान हो सकता है। इससे अधिक नुकसान की संभावनाएं थोड़ी कम रहेगी। आप सभी जो भी इन इलाकों के लोग हैं, वह सभी सावधान रहें 24 अक्टूबर की रात्रि से 25 अक्टूबर की दोपहर तक। और उस दौरान बारिश की गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में केंदापड़ा से लगाकर भद्रक, पुरी, पारादीप, भुवनेश्वर, इसके अलावा कटक के आसपास के क्षेत्र, बालासोर, बारीपाड़ा, केंदापड़ा के आसपास के क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं 24 अक्टूबर की दोपहर से 26 अक्टूबर की सुबह के बीच रहेगी। रेनफॉल एक्यूमुलेशन 100 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर के बीच इन क्षेत्रों में होने की संभावनाएं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद यह सिस्टम अनयूजुअल ट्रैक फॉलो करेगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम दक्षिण का झुकाव इस सिस्टम का होगा, और यह सिस्टम तेज़ी से कमज़ोर भी होगा, क्योंकि इस सिस्टम को मॉइस्चर का प्रभाव नहीं मिलेगा। उत्तर पश्चिमी हवाओं की वजह से यह सिस्टम तेज़ी से कमज़ोर हो जाएगा और इसको शुष्क हवाओं का दायरा भी इस सिस्टम के आसपास देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यह सिस्टम छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों और उत्तरी तेलंगाना के आसपास के क्षेत्रों पर आकर ख़त्म हो जाएगा एज अ लो प्रेशर एरिया। फिलहाल ये छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर डिप्रेशन की कैटेगरी में पहुंच सकता है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के दक्षिणी पश्चिम भागों, इसके अलावा उत्तरी तेलंगाना, उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं
26 और 27 अक्टूबर को रहेगी, जिसमें रायपुर से लगाकर राजनांदगांव, कोरबा और आसपास के क्षेत्र यानी कि छत्तीसगढ़ के मध्य से दक्षिणी भागों, इसके अलावा उत्तरी तेलंगाना और नागपुर, गढ़चिरौली, अकोला, वर्धा के आसपास के क्षेत्र यानी कि उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से 26 और 27 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। और जब यह चक्रवाती तूफान ओडिशा के आसपास के क्षेत्रों पर लैंडफॉल करेगा, उससे पहले ही इस सिस्टम का असर पूर्वी भारत के क्षेत्र में शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से बिहार, झारखंड और बिहार के विशेषकर दक्षिणी भाग, इसके अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में आज शाम रात्रि के आसपास से ही बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों पर शुरू हो जाएगी। और 24 से 26 अक्टूबर के मध्य झारखंड के जो रांची से लगाकर दुमका, डाल्टनगंज, बोकारो यानी कि दक्षिणी मध्य इलाके हैं, इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से लगाकर साउथ 24 परगनाज, नॉर्थ 24 परगनाज और आसपास के जिलों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं इस सिस्टम के आउटर बैंड्स के प्रभाव से। और जो एक्सट्रीम दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कलकत्ता के दक्षिणी भागों से लगाकर, वहाँ तूफानी हवाएं यानी कि गस्टी विंड्स 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहीं भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं 24 और 25 अक्टूबर को रहेगी। तो इन क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के दक्षिणी भागों के लोगों को, इसके अलावा विशेषकर पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोगों को। और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर बात की जाए तो अभी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक होगी, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में, लेह लद्दाख से लगाकर गिलगित बालोचिस्तान के क्षेत्रों में अच्छी खासी बादलों की आवाजाही रहेगी तथा कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की संभावना है। उत्तरी हिमाचल प्रदेश और उत्तरी उत्तराखंड के क्षेत्र में भी 25 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मैदानों में बादलों की आवाजाही कुछ स्थानों पर देखने को मिल सकती है। कोई विशेष बारिश होने की संभावना नहीं है, फिर भी छिटपुट स्थानों पर पंजाब के उत्तरी मध्य इलाके, इसके अलावा हरियाणा के भी उत्तरी भागों में कहीं कहीं बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है, जिसकी संभावनाएं थोड़ी कम है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान या फिर राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों में इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश होने की संभावना नहीं है। केवल दक्षिणी राजस्थान में कुछ बूंदाबांदी बौछार की संभावनाएं अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। इसके अलावा जब यह चक्रवाती तूफान लैंडफॉल करके कमजोर होकर एज अ लो प्रेशर एरिया या फिर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया उत्तरी तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचेगा, तो कुछ मॉइस्चर का प्रभाव मुंबई से लगाकर गुजरात के दक्षिणी इलाकों, इसके अलावा कर्नाटक के क्षेत्र में भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मुंबई के आसपास के क्षेत्र में भी 27 से 29 अक्टूबर के मध्य महाराष्ट्र से लगाकर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी। और इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में 27 से 30 अक्टूबर के मध्य भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जिसका असर 28-29 अक्टूबर को उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जब मैदानी राज्यों में बादलों की आवाजाही कई इलाकों में होने की संभावनाएं रहेंगी और बूंदाबांदी बौछार भी कुछ स्थानों पर राजस्थान के पश्चिमी भागों, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में होने की संभावनाएं हैं। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ज़्यादा असर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में देखने को मिलेगा, जहाँ कई क्षेत्रों में या फिर कहीं ज़्यादातर क्षेत्रों में बारिश और कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा इस समय अवधि के दौरान 4 से 7 नवंबर के आसपास भी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ सकता है, जिसका असर 5, 6 और 7 नवंबर को होने की संभावनाएं हैं। और उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, मोहाली, चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्र में अच्छी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा अंबाला से लगाकर यमुनानगर, कैथल, इसके अलावा जो पश्चिमी हरियाणा, मध्य हरियाणा के क्षेत्र हैं, वहाँ भी हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावनाएं उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से रहेगी, जो कि 5 से 7 अक्टूबर के मध्य नवंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसके अलावा राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू और आसपास के जिलों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां 5 और 6 नवंबर को होने की संभावना है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार बन रही है। ओलावृष्टि और तूफानी हवाएं भी उस दौरान कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा 23 अक्टूबर से 6 नवंबर के मध्य। तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार रहेगा, और जो पूर्वी भारत में अब जल्द चक्रवाती तूफान टकराने वाला है, उस चक्रवाती तूफान को लेकर द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा काफी दिनों से जानकारी दी जा रही है और अब वह चक्रवाती तूफान बन भी चुका है। और ओडिशा और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों के लोगों को काफी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अब वहां एक भीषण चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। और जो अरब सागर में सिस्टम बना हुआ है वह एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अभी फिलहाल बना हुआ है, और यह सिस्टम पश्चिम दिशा का रुख करते हुए सी में ही खत्म हो जाएगा लगभग अगले 3 से 4 दिनों के दौरान। इसका प्रभाव भारत के क्षेत्र में होने की संभावनाएं नहीं है। अब बात करते हैं 7 नवंबर से लगाकर 23 नवंबर के बीच मौसम पूर्वानुमान की। तो इस समय अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों एक बार फिर से सक्रिय होने की संभावना है। जैसे ही एमजीओ की दस्तक इंडियन ओशन में होगी लगभग 12 नवंबर के आसपास से आगे
अच्छी खासी दस्तक होगी। उस समय अवधि के दौरान से ही आगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही सक्रिय हो जाएंगे और बंगाल की खाड़ी में 15 से 27 नवंबर के मध्य 1 से 2 सिस्टम उभरने की संभावनाएं हैं, जिसमें एक सिस्टम के भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल है। जैसा सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, सीवियर साइक्लोन से लगाकर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने की संभावनाएं उस समय अवधि के दौरान भी बंगाल की खाड़ी में बन रही है। और अभी जो जैसे एमजीओ के सिग्नल मिल रहे हैं, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एमजीओ इंडियन ओशन का रुख करेगा, वहीं रूसबी वेव और केल्विन वेव भी, और इसके अलावा सी सरफेस टेम्परेचर भी 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के आसपास नजर आ रहे हैं। तो इन सभी फेवरेबल फैक्टर्स को देखते हुए बंगाल की खाड़ी में 15 से 27 नवंबर के मध्य एक भीषण चक्रवात का रूप होने की संभावना है, यानी कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के चांसेस हैं 15 से 27 नवंबर के मध्य, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन सकता है। उस सिस्टम के वेरी सीवियर साइक्लोन या फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन को लेकर पूरी तरह से फेवरेबल फैक्टर्स अभी बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये बहुत लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, अभी इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो भी चांसेस नज़र आ रहे हैं उसके अनुसार एक वेरी सीवियर साइक्लोन या फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों के आसपास के क्षेत्र पर बन सकता है, जो कि थाईलैंड के आसपास के क्षेत्रों से एक सिस्टम का रेमनेंट आने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में रहेगी उस समय के दौरान, और वह बंगाल की खाड़ी में आकर फिर से री इंटेंसिफाई होते हुए चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना है। और इसी दौरान अरब सागर के भी सक्रिय होने की संभावना है। अरब सागर में भी एक डिप्रेशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म 14 से 25 नवंबर के मध्य बंगाल बनने की संभावना रहेंगी, जिसकी ज़्यादा चांसेस ओमान और यमन के क्षेत्रों की तरफ जाने के हैं, क्योंकि नवंबर माह में अगर कोई स्टॉर्म अरब सागर में बनता है तो वह ओमान या फिर यमन के क्षेत्रों की तरफ ही जाता है, और उसके थोड़े बहुत चांसेस यानी कि 30% चांसेस महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर लैंडफॉल करने के रहेंगे, जो कि थोड़े कम है। और बंगाल की खाड़ी में जो भी सिस्टम उस समय अवधि के दौरान बनेगा उसका जो ट्रैक होगा वह दक्षिण भारत के क्षेत्रों की तरफ रहने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि नवंबर माह में और दिसंबर माह में जो भी ट्रॉपिकल सिस्टम बनते हैं उनका ज़्यादातर ट्रैक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ रहता है। और कोई एक एक्सेप्शन होता है कि क्या पता नहीं, एक्सेप्शन यह होता है कि वह सिस्टम ओडिशा के क्षेत्रों की तरफ भी कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वह सिस्टम जो भी बंगाल की खाड़ी में नवंबर और दिसंबर माह के दौरान बनते हैं वह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ ही जाते हैं। ऐसा ट्रैक जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उस दौरान सिस्टम बनेंगे उनका रहने के चांसेस रहेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में किस प्रकार परिस्थितियाँ रहेंगी उसके अनुसार ही आने वाले समय में जो सिस्टम बनेंगे उनके अनुसार उनकी ट्रैक और तीव्रता रहेगी। लेकिन अभी जो भी संभावनाएं बन रही थी वह आप सभी को बता दिया है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 8 से 12 नवंबर और 16 से 19 नवंबर के मध्य भी पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं हैं, जिसमें 8 से 12 नवंबर के मध्य आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रह सकता है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में, और राजस्थान के दक्षिणी भागों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अरब सागर के क्षेत्रों से आर्द्र हवाओं का प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर बढ़ सकता है, और कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लगाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास देखने को मिल सकती है 8 से 12 नवंबर के मध्य, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। इसके अलावा 16 से 19 नवंबर के मध्य भी एक पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसका विशेष असर पहाड़ी राज्यों में अच्छी खासी बर्फबारी के रूप में होने की संभावनाएं रहेंगी, और मैदानों में पंजाब के क्षेत्रों में अभी फिलहाल उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हरियाणा और राजस्थान में अभी उस पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास असर होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जो भी परिस्थितियां बदलेंगी उसके अनुसार लगातार आपको जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा आपको बताएं कि 22 से 27 नवंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत पर एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिसका असर बहुत ज़्यादा होने की संभावना है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में रहेगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी देते रहेंगे। आप सभी को समझ आ गया होगा कि 7 से 21 नवंबर के मध्य मौसम कैसा रहेगा भारत के क्षेत्रों में, और इस समय अवधि के दौरान तापमान में भी गिरावट मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जब लगभग उत्तर पश्चिम भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में 6 से 12 डिग्री के बीच न्यूनतम तापमान देखने को मिलेंगे, और मध्य भारत के क्षेत्रों में भी लगभग 8 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है मध्य प्रदेश से लगाकर उत्तर प्रदेश। इसके अलावा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में 7 से 21 नवंबर के मध्य रहेगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी द वर्ल्ड स्काई वेदर के द्वारा। अब एक छोटी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जो चक्रवाती तूफान डना अभी बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, यह अब जल्द ही एक सीवियर साइक्लोन का रूप ले लेगा। हो सकता है यह कुछ समय के लिए वेरी सीवियर साइक्लोन भी बन जाए, लेकिन अभी इसके सीवियर साइक्लोन तक बनने की ही संभावनाएं ज़्यादा है। इसके अलावा चक्रवाती तूफान डना जो ओडिशा के पारादीप से बालासोर के बीच लैंडफॉल करने की संभावनाएं हैं चंदबनी के आसपास के क्षेत्रों पर, लगभग हम बात करते हैं 24 अक्टूबर की देर रात्रि के आसपास से 25 अक्टूबर की दोपहर के बीच यह सिस्टम
उड़ीसा के क्षेत्रों में लैंडफॉल कर सकता है। इसके अलावा 13 नवंबर के आसपास से आगे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है, जिसमें बंगाल की खाड़ी में एक भीषण से अति भीषण चक्रवाती तूफान या फिर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं उस समय अवधि के दौरान रहेगी, जिसके बारे में लगातार आपको जानकारी देंगे। उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ आएंगे और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट देश के कई राज्यों में होने की संभावनाएं आने वाले दिनों के दौरान बन रही है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।